हेलो ट्वेल्थ क्लास। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पढ़ ले बेटा में। आज मैं आपको इस वीडियो में आपके समष्टि अर्थशास्त्र का यूनिट 3 आय और रोजगार निर्धारण वाले चैप्टर का मैं इसमें आपको टोटल 50 MCQ के क्वेश्चंस बताऊंगा, जो 1 नंबर वाले, जो आपके फिलिंग द ब्लैंक्स हैं या सत्य और असत्य हैं या फिर ऑप्शंस वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे मैं आपको 50 के 50 इसमें बताऊंगा, एकदम टॉप के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, बिल्कुल पिछले साल पूछे भी गए हैं वो क्वेश्चंस भी मैंने इसमें रखा है। तो उन सबको ज़रूर देखें बिना वीडियो को स्किप किए। इससे पहले भी मैंने आपके बैंकिंग वाले चैप्टर का और राष्ट्रीय आय वाले चैप्टर का भी मैंने आपको बता दिया है। उन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उन सभी को भी ज़रूर देखना, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो ये बिल्कुल कह लो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 50 के 50 जो मैं आपको बता रहा हूँ MCQ के 1 नंबर वाले। आप इसको देख ले, आपका क्लियर 1 नंबर वाला कहीं पे भी नहीं कटने वाला कि भी मार्क्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह के नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। लेट्स बी स्टार्ट नाउ। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखो क्या कह रहे हैं कि आय और रोजगार का स्तर किस बिंदु पर निर्धारित होता है, यानी आय और रोजगार किस बिंदु पर स्तर मतलब कह लो कि निर्धारित होता है, वो चीज़ आपके बतानी है। तो आपको पता होगा कि समग्र मांग और जब समग्र पूर्ति बराबर होती है तब, यानी खा वाला ऑप्शन आपका ठीक है इसमें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि समग्र मांग क्या दर्शाता है। तो समग्र मांग क्या दर्शाता है? निजी उपभोग व्यय प्लस में सरकारी व्यय, निवेश व्यय और शुद्ध निर्यात, ये सबको, यानी खा वाला ऑप्शन आपका ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि समग्र पूर्ति क्या दर्शाता है। तो समग्र पूर्ति क्या दर्शाता है आपका? उपभोग बचत, उपभोग प्लस में बचत को दर्शाता है। गा वाला ऑप्शन ठीक है। चौथा भी आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए एक बार 2017 में पूछा जा चुका है। कह रहा है यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी MPC सीमांत बचत प्रवृत्ति से यानी MPS से अधिक है तो गुणांक का मूल्य क्या होगा? तो 2 से अधिक होगा, यानी का वाला ऑप्शन आपका ठीक है, 2 से क्या होगा? अधिक होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जब समग्र मांग समग्र पूर्ति से अधिक होता है तो स्टॉक क्या होता है? स्टॉक घटते हैं। भाई मांग ज़्यादा है पूर्ति से तो स्टॉक तो कम ही होगा ना, तो का वाला ऑप्शन इसका ठीक है पांचवे वाले क्वेश्चन का। छठा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि उपभोग फलन किन मदों का संबंध दर्शाता है? उपभोग फलन किन मदों का संबंध दर्शाता है? तो आय और उपभोग का, किसका? आय और उपभोग का दर्शाता है। सातवां क्वेश्चन आपका कह रहे हैं कि आय का वह भाग जिसे उपभोग पर व्यय नहीं किया जाता क्या कहलाता है? आय का वह भाग जिसे उपभोग पर व्यय नहीं किया जाता क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है बचत, यानी बचा ली जाती है वो चीज़। ठीक है। आठवां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि औसत उपभोग प्रवृत्ति यानी MPC का फॉर्मूला कौन सा है? आप इसमें से बताइए कौन सा फॉर्मूला है। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना कौन सा फॉर्मूला है, अगर आपको पता है तो। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला ऑप्शन आपका ठीक है, C/Y। ठीक है, यानी उपभोग बटे आय। नौवां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? सीमांत बचत प्रवृत्ति का सूत्र लिखिए, यानी इस बार आपको बताना है MPS का फॉर्मूला। तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो आप बताइए कमेंट करके कौन सा MPS का फॉर्मूला है। ठीक है, तो MPS का जो फॉर्मूला है आपका डेल्टा S/डेल्टा Y है। क्या है? डेल्टा S/डेल्टा Y है। खा वाला ऑप्शन आपका ठीक है। इसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे, आगे बिना वीडियो को स्किप किए अच्छे से देखना, बहुत आपको मजा आने वाला है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह लो कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी इसमें ज़्यादा है। ठीक है, और इसमें आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10वां आपका देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति 0.3 है तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या हो गई? यानी इसका मतलब है कि आपको MPS यहाँ पे दे रखा है 0.3। आपको क्वेश्चन में MPS दे रखा होगा, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो आपको मैं बता दूं कि MPS प्लस में MPC बराबर 1 होता है ना, जो कि आपको MPC दे रखा है 0.3 प्लस MPC। ठीक है, अब आप क्या करिए, 0.3 को भेज दीजिए उधर। तो जब आप उधर भेज देंगे तो आपके पास क्या बचेगा? इधर आपका बच जाएगा MPC और उधर हो जाएगा 1 माइनस 0.3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? MPC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.7। कितना आ जाएगा? 0.7। कहाँ है ऑप्शन में? खा वाला ऑप्शन आपका ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 12वां भी आपका एक न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि यदि एम पी एस 0.7 है, नहीं सॉरी 0.5 है, तो आय में 100 करोड़ की वृद्धि होने पर बचत में कितनी वृद्धि होगी। अगर आपको इसका फॉर्मूला याद हो तो क्या होता है कि एम पी एस बराबर क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई होता है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है डेल्टा एस, बचत में कितनी वृद्धि होगी। तो जो आपको एम पी एस तो दे ही रखा है कितना 0.5, उसके बाद डेल्टा एस की जगह डेल्टा एस रख करके 0 और आपको डेल्टा वाई दे रखा है 100। आप यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 50। कितना आ जाएगा आपका आंसर 50, यानी खा वाला ऑप्शन आपका ठीक है। 14वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जब आय शून्य है तो बचत क्या होगी। जब आय शून्य होगी तो बचत ऋणात्मक होती है। बचत कुछ होगी नहीं जब इनकम नहीं है, तो यानी ऋणात्मक होगी। क्या होगी, खा वाला ऑप्शन आपका ठीक है, ऋणात्मक होगी। 15वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आय में वृद्धि से स्वायत्त उपभोग पर क्या प्रभाव होगा। तो आय में वृद्धि होने से स्वायत्त उपभोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी का वाला ऑप्शन आपका ठीक है। 17वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि सीमांत बचत प्रवृत्ति शून्य है तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होगी। यानी आपको इस क्वेश्चन में क्या चीज़ दिया हुआ है, एमपीएस आपको 0 दिया हुआ है। एमपीएस 0 दे रखा है तो हमसे पूछ रहा है कि एमपीसी कितना होगा। एमपीसी कितना होगा, मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन बताया था, फॉर्मूला बताया था, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि भाई एमपीएस प्लस में एमपीसी बराबर 1 होता है ना, बराबर 1। तो हम क्या करेंगे, एमपीसी की जगह पर अगर एमपीएस की जगह पर 0 रख दीजिए तो आपका एमपीसी क्या हो जाएगा। तो 0 की कोई वैल्यू होती है, अगर 0 को उधर भी भेजोगे तो कहीं तो आंसर तो आने वाला नहीं, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, यानी 1 का 1 उधर बचा रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो एमपीसी है वो क्या रह जाएगा, 1 ही रह जाएगा। क्या रह जाएगा, 1 ही रह जाएगा। तो आपका एक कौन सा ऑप्शन में, खा वाले ऑप्शन में, घा वाले में, तो आपका चौथा ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि गुणांक का मूल्य किस पर निर्भर करता है। तो जो गुणांक का मूल्य होता है वो आपका किस पर डिपेंड करता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि गुणांक का न्यूनतम मूल्य क्या हो सकता है। तो गुणांक का न्यूनतम मूल्य यानी कम से कम मूल्य जो होगा वो क्या होगा, 1 हो सकता है। क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं। 20वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति बराबर है, यानी एमपीसी और एमपीएस बराबर है, तो गुणांक का मूल्य क्या होगा। तो गुणांक का मूल्य क्या होगा, 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 23वां आपका क्या कह रहा है, कह रहा है अभावी मांग को ठीक करने के लिए कौन से उपाय किए जाने चाहिए। अब वो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है। बैंक दर में कमी करना चाहिए, या नगद रिजर्व अनुपात में कमी करना चाहिए, या फिर मार्जिन में कमी करना चाहिए। तो ये चीज़ें सभी करनी चाहिए, यानी उपयुक्त सभी करेंगे तब अभावी मांग को ठीक किया जा सकता है, यानी घा वाला ऑप्शन ठीक है। चीज़ें सारी यानी उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। 24वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित में से सही समीकरण को पहचानिए। जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो फॉर्मूला आपको यहाँ पर पूछ रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, यानी एमपीएस कह लो और एमपीसी कह लो, एमपीएस प्लस एमपीसी बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो कौन सा ऑप्शन है, गा वाला ऑप्शन आपका ठीक है, यानी एमपीसी और एमपीएस बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है। 25वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान 1 है, यानी एमपीसी का मान 1 है, तो गुणक का मूल्य क्या होगा। तो गुणक का मूल्य क्या होगा, अनंत। क्या होगा, अनंत, यानी घा वाला ऑप्शन आपका ठीक है। 26वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक बार देख लीजिए कि 26वां क्वेश्चन कह रहा है कि गुणक का मूल्य ये होता है, क्या होता है, इनमें चारों में से कौन सा फॉर्मूला ठीक है आपको बताना है। ठीक है, तो जो आपका फॉर्मूला है वो ये वाला ठीक है, 1/MPS। ठीक है, गुणक का। आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारे क्या कहते हैं। जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, और इन सभी क्वेश्चंस को ज़रूर देखना। ठीक है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में आने के चांसेस है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहें। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 30वां आपका क्या कह रहा है कि अधिमांग को ठीक करने के लिए कौन सा उपाय किया जाना चाहिए। अधिमांग को ठीक करने के लिए कौन सा उपाय किया जाना चाहिए, इन चारों को ऑप्शन में से बताना है मुझे अब। ठीक है, तो कह रहा है वो बैंक दर में वृद्धि कर दो तो अधिमांग अपने आप ठीक हो जाएगी। पहला ऑप्शन आपका इसमें से ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है।
इकतीसवां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए। किस आय स्तर पर बचत शून्य है? किस आय स्तर पर, तो बचत वाली लाइन ये है और आपका राष्ट्रीय आय वाली लाइन ये है। तो वो पूछ रहा है किस आय स्तर पर बचत शून्य होगा। तो आप बता सकते हैं देख करके, बताइए कब शून्य होगा। जब आय आपका क्या है, जब आय आपका 20 हो तो बचत तो कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पे। देखिए ना, जीरो दिख रहा है, बचत कहाँ दिख रहा है, बचत तो कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब जब 20 होगा तो क्या होगा, बचत शून्य होगा। ठीक है, यानी गा वाला ऑप्शन आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो मैंने आपके ऑप्शंस वाले क्वेश्चन बता दिए। अब आपके क्वेश्चन आएंगे फिलिंग द ब्लैंक्स वाले, जो ऑप्शन आते हैं आपके, तो उनको चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं कि वो क्या कहते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति का अनुपात 4:1 है तो निवेश गुणांक का मूल्य कितना होगा। तो निवेश गुणांक का मूल्य होगा, आपको इसमें से बताना है, जो ऑप्शन दिख रहे हैं 4 होगा या 5 होगा। तो आपका क्या होगा, 5। क्या होगा, 5। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि डैश उपभोग प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी गुणांक का मूल्य उतना अधिक होगा। तो किसका, औसत का या सीमांत का, इनमें से आपको बताना कौन सा। ठीक है, कौन सा होगा, सीमांत जितना ज़्यादा होगा उतना ही अधिक आपका गुणांक का मूल्य भी होगा। अगला देखते हैं। 7वां क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि गुणांक का मूल्य डैश उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर या औसत उपभोग प्रवृत्ति पर। ये क्वेश्चन इससे पहले भी आया था, मैंने आपको भी समझाया कुछ देर पहले, तो आप इसका बता ही सकते हैं। ठीक है, तो वो किस पर डिपेंड करेगा, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, यानी गुणांक का मूल्य किस पर डिपेंड करता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर, MPC पर डिपेंड करता है। ठीक है, किस पर डिपेंड करता है, MPC पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, गुणांक, यानी गुणांक का इसमें आपको फॉर्मूला बताना है। गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है आपको बताना है कि 1 सीमांत बचत प्रवृत्ति होता है या 1 सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होता है। तो आपका जो होता है 1 सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, यानी MPC। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां कह रहा है कि आय और बचत में डैश संबंध होता है, धनात्मक संबंध होता है, ऋणात्मक संबंध होता है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व। ठीक है, तो क्या संबंध होता है, धनात्मक संबंध होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां आपका क्या कह रहा है कि डैश संतुलन की स्थिति में अर्थव्यवस्था में कोई बेरोजगारी या अतिरिक्त क्षमता नहीं होती है, वो कब होता है। भाई कोई बेरोजगारी कब नहीं होती है, जब पूर्ण रोजगार होगा तो कोई बेरोजगारी होगी नहीं, होगी ना। यानी पूर्ण रोजगार संतुलन की स्थिति में अर्थव्यवस्था में कोई भी बेरोजगारी या फिर अतिरिक्त क्षमता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13वां कह रहा है कि अधिमांग की स्थिति में डैश होता है, क्या होता है। अधिमांग मतलब मांग जब ज़्यादा हो जाती है तो पूर्ति कम होती है, तो उस समय क्या होता है, तो वो ऑप्शन इसमें से बताना है कि मांग जो है आपका पूर्ति से अधिक होता है या मांग पूर्ति से कम होता है, वो चीज़ आपको बतानी है। तो जब अधिमांग होगा तो मांग तो ज़्यादा होगी, पूर्ति कम होगी, तो आपका ये वाला ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15वां क्या कह रहे हैं कि अधिमांग की स्थिति में अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर क्या रहते हैं, अधिक हो जाते हैं, पूर्ववत रहते हैं या कम हो जाते हैं। अधिमांग की स्थिति में जो अर्थव्यवस्था में रोजगार होते हैं, क्या वो ज़्यादा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं या फिर जितने थे उतने रहते हैं। तो जितने थे उतने रहते हैं, यानी पूर्ववत ही रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि चित्र में F और G आपका कह रहा है, जी किधर है, EFG, ये रहा EFG। ठीक है, ये जो ट्रायंगल आपको बना हुआ यहाँ पे दिख रहा नज़र आ रहा है इस तरीके का। ठीक है, इसमें आपको क्या प्रदर्शित हो रहा है, वो चीज़ क्या आपको दिखा रही है, जो वहाँ पर ट्रायंगल बनी हुई है यहाँ पे, ये चीज़ क्या दिखा रही है आपको इस मुद्रास्फीति का अंतराल दिख रहा है या अवस्फीति का अंतराल दिख रहा है, आपको वो चीज़ इसमें बतानी है। तो इसमें क्या दिख रहा है, मुद्रास्फीति का अंतराल दिख रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। जितने भी क्वेश्चन है बिल्कुल अच्छे से क्लियर करना, एक भी वीडियो को मतलब स्किप मत करना, क्योंकि आपका कुछ भी स्किप करेगा तो एक भी स्टेप आपका छूट जाएगा। मैंने जितने क्वेश्चन बताए हैं सब इंपॉर्टेंट ही और पूछे भी गए हैं ये। ठीक है, अगला देखते हैं। 18वां क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि अधिमांग की स्थिति से निपटने के लिए केंद्रीय बैंक ऐसी मौद्रिक नीति अपनाता है जिसके द्वारा साख में क्या होता है, कमी करता है, वृद्धि करता है। तो साख में क्या करता है, कमी करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि अधिमांग को नियंत्रित करने के लिए डैश मौद्रिक नीति अपनाई जाती है। तो सस्ती मौद्रिक नीति या फिर महंगी, तो क्या अपनाई जाती है, महंगी वाली। ठीक है, महंगी मौद्रिक नीति अपनाई जाती है। अगला देखते हैं। 20वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अभावी मांग को ठीक करने के लिए साख की पूर्ति में
डैश की जानी चाहिए, कमी करनी चाहिए या वृद्धि करनी चाहिए। 21वां क्वेश्चन आपका कह रहा है, नहीं सॉरी 20वां क्वेश्चन है आपका, ये बताइए इसको क्या करनी चाहिए। तो 20वां कह रहा है कि वृद्धि करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? वृद्धि करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बैंक दर को डैश स्फीतिक अंतराल को कम किया जा सकता है। यानी बैंक दर को डैश स्फीतिक अंतराल को कम किया जा सकता है, कम करके या बढ़ा करके। तो क्या करके? बढ़ा करके उसको कम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो मैंने आपके सारे जो फिलिंग द ब्लैंक्स थे वो करा दिए। अब आपके क्वेश्चंस आएंगे जो है सत्य और असत्य वाले, तो उन क्वेश्चंस को भी आप जरूर देख लेना। उसमें मैंने आपको कम से कम 10-12 क्वेश्चन बता रखे हैं सत्य और असत्य के। तो चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन आपका और रह गया था, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका और रह गया था कि सरकारी व्यय को डैश समग्र मांग में कमी की जा सकती है। सरकारी व्यय को डैश समग्र मांग में कमी की जा सकती है, किसके द्वारा? कम करके, ठीक है, क्या करके? कम करके उसको की जा सकती है। अब आपके स्टार्ट होंगे क्वेश्चंस एमसीक्यू और ट्रू और फॉल्स वाले। ट्रू और फॉल्स में आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है, जिसके साथ मैंने आपको आंसर भी लिखा हुआ मिल रहा है नीचे, ठीक है, कि आय में वृद्धि से स्वायत्त उपभोग में बढ़ोतरी होगी। अगर आय में वृद्धि हो रही है तो क्या स्वायत्त उपभोग में वृद्धि होगी? नहीं होगी, असत्य, ये गलत बोल रहा है। क्यों? क्योंकि स्वायत्त उपभोग पर आय के बढ़ने या घटने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहे हैं कि औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का योग सदा एक होता है। तो गलत बोल रहा है, असत्य। क्या होता है? असत्य। यानी औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का योग एक के बराबर नहीं होता, ठीक है, एक के बराबर नहीं होता। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है कि गुणांक और सीमांत बचत प्रवृत्ति में विपरीत संबंध होता है। तो बिल्कुल सत्य बोल रही है। सीमांत बचत प्रवृत्ति जितनी कम होगी गुणांक का मूल्य उतना अधिक होगा, यानी उल्टा प्रभाव पड़ेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा कम होगा तो एक बढ़ेगा, ठीक है। अगला देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य एक से अधिक नहीं हो सकता। तो असत्य। सीमांत यानी एमपीसी की वैल्यू क्या एक से ज़्यादा नहीं हो सकती है? तो ये गलत बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि औसत उपभोग प्रवृत्ति यहाँ पे, ठीक है, यानी एपीसी है। एपीसी की वैल्यू क्या एक से अधिक हो सकती है? तो नहीं हो सकती है, क्योंकि औसत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य एक से अधिक हो सकता है जब निम्न आय स्तर पर लोगों का उपभोग उनकी आय से अधिक हो। कब होगा एक से अधिक? कह रहा है कि जब निम्न आय स्तर पर लोगों का उपभोग उनकी आय से ज़्यादा होगी, खर्चा इनकम से ज़्यादा होगा, तब एपीसी आपका एक से अधिक, मतलब एक से अधिक हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला हुआ है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सेम औसत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य एक से अधिक नहीं हो सकता। तो ये गलत बोल रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं। छठा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि निवेश गुणांक का न्यूनतम मूल्य एक हो सकता है। तो बिल्कुल सत्य है, ठीक है, क्योंकि पहले भी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया है कि बोल रहा है कि निवेश गुणांक का मूल्य न्यूनतम मूल्य एक होता है, ठीक है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य 0 हो सकता है, जिसके फलस्वरूप निवेश गुणांक का मूल्य 1 होता है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक पहले क्वेश्चन इससे पहले कराया कि गुणांक किसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है, एमपीसी या एमपीएस पे डिपेंड करता है। आठवां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जब औसत बचत प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है तो सीमांत बचत प्रवृत्ति धनात्मक होती है। बिल्कुल सत्य बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि औसत बचत प्रवृत्ति ऋणात्मक हो सकती है, परंतु सीमांत बचत प्रवृत्ति कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, ठीक है, धनात्मक ही होती है। तो ये बात सत्य उसने बोली है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9वां देखिए क्या कह रहा है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य इकाई एक से अधिक नहीं हो सकता। तो बिल्कुल सही बोल रहा है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी एमपीसी का मूल्य इकाई एक से अधिक नहीं हो सकता। तो सत्य बोल रहा है। उपभोग में होने वाला परिवर्तन आय में हुए परिवर्तन से अधिक नहीं हो सकता है, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। 10वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि आय में वृद्धि के साथ बचत में कमी होती है। असत्य। आय में वृद्धि के साथ क्या बचत, अगर इनकम बढ़ रही है तो क्या आपकी सेविंग जो है कम होती चली जाएगी? ऐसा तो कुछ नहीं होता भाई, ठीक है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो असत्य बोल रहा है, क्योंकि आय और बचत में संबंध जो है वो धनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां आपका क्या कह रहा है कि जब पूर्ण रोजगार स्तर पर समग्र मांग समग्र पूर्ति से अधिक होती है तो अवस्फीति का अंतराल की स्थिति पाई जाती है। यह असत्य बोल रहा है, ठीक है। अवस्फीति का अंतराल कब पाई जाती है? अवस्फीति का अंतराल में समग्र मांग समग्र पूर्ति से कम होती है, यानी मांग पूर्ति से कम होती है तो अवस्फीति का अंतराल होता है। वो ये अधिमांग का बता रहा है, ठीक है, तो ये गलत बोल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि जब अविस्फीति का अंतराल का सामना किया जाता है तब अर्थव्यवस्था में रोजगार के स्तर में बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अविस्फीति का अंतराल के कारण रोजगार के स्तर में गिरावट आती है और जब इसका सामना किया जाता है तो रोजगार के स्तर में वृद्धि होती है। क्या होती है? रोजगार के स्तर में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहे हैं, स्फीतिक अंतराल को रोकने के लिए रेपो दर कम कर देनी चाहिए। स्फीतिक अंतराल को रोकने के लिए रेपो दर कम कर देनी चाहिए। तो असत्य है, गलत बोल रहा वो, ठीक है, असत्य है ये, क्योंकि स्फीतिक अंतराल को रोकने के लिए रेपो दर बढ़ा देनी चाहिए ताकि साख मुद्रा में कमी हो और समग्र मांग कम हो। ठीक है, ये है इसका आंसर। अगला देखते हैं। 15वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि अविस्फीतिक अंतराल को ठीक करने के लिए सरकार को करों में वृद्धि करनी चाहिए। तो गलत बोल रही है, ठीक है, असत्य है, क्योंकि अविस्फीतिक अंतराल को ठीक करने के लिए सरकार को करों में कमी करनी चाहिए ताकि लोगों की प्रयोज्य आय बढ़े और समग्र मांग में वृद्धि हो। क्या हो? समग्र मांग में वृद्धि हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आपका बस ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है कि औसत बचत प्रवृत्ति का मूल्य कभी भी शून्य से कम नहीं हो सकता। तो असत्य बोल रहा है कि औसत बचत प्रवृत्ति का मूल्य शून्य से कम अर्थात ऋणात्मक हो सकता है, जबकि बचत ऋणात्मक हो अर्थात आय उपभोग से अधिक हो। ठीक है, यानी आपका इसकी बात कर रहा है एपीएस की, कह रहा है कि एपीएस का मूल्य कभी भी शून्य से कम नहीं हो सकता है। तो गलत बोल रहे हैं, यानी ऋणात्मक हो सकती है। कब? जब आपका बचत ऋणात्मक होगा, यानी बचत ऋणात्मक हो सकता है अर्थात जब उपभोग आपका ज़्यादा खर्चा करोगे आय से अधिक, तब आपका ये क्या होगा? एपीएस ऋणात्मक होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके मैंने टोटल 50 आपके करा दिए, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 50। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने आपको सारे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचते हैं, चाहे वो एमसीक्यू वाले हों, चाहे फिलिंग द ब्लैंक्स वाले हों, चाहे ट्रू और फॉल्स वाले हों, सारे मैंने आपको करा दिए बिल्कुल 50 टॉप के इस चैप्टर के। ठीक है, तो और भी चैप्टर्स की मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूँगा, और इससे पहले मैंने जितने वीडियो अपलोड किए हैं आपके राष्ट्रीय वाले चैप्टर के और बैंकिंग वाले चैप्टर का, उन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी आपको बताए हुए हैं और मॉडल टेस्ट पेपर भी मैंने आपको सॉल्व कराए हैं, तो उन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उन सबको भी ज़रूर देखना, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ताकि आपके पेपर में कहीं से भी कटने का कोई भी चांसेस नहीं है। अगर आपने 50 के 50 क्वेश्चन जैसे मैं करा रहा हूँ आपने कर लिए, तो आपको एक भी नंबर कहीं पर भी नहीं कटने वाला। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे इसमें रखे गए हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना। एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।